हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और ये चल रहा है हमारा सीरीज़ ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी इंग्लिश ग्रामर का गोल्डन रूल्स का हम सीरीज़ चला रहे हैं। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने 1 से लेकर के 15 रूल तक बात करी है, डिफरेंट 3 वीडियोस में। यानी हर वीडियो में लगभग 5 रूल्स मेरे आएंगे और 5 रूल कर करके आपको बहुत सारे रूल्स तक हमें ले जाना है। और मैं उन्हीं सब रूल्स पे चर्चा कर रहा हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए इस रूल नंबर 16 की चर्चा करें। हैव, हैज़, हैड। बच्चों, ये 3 ऐसे शब्द हैं, ऐसे ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। बच्चों, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये अक्सर अपने बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। ये हेल्पिंग वर्ब तभी तो है जब आगे एक मेन वर्ब है। ये वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ये क्या है? मेन वर्ब। तो इन तीनों को आप अच्छे से पहचान लीजिए और इनको पहचानने के बाद जब भी कोई इनके बाद कोई एक मेन वर्ब आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा। और मैं आपको एक स्पेशल बात बता दूं, बिना वर्ब फॉर्म जाने आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। इसलिए प्लीज़ वर्ब फॉर्म याद रखें, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ज़रूर जानिए, वरना आप इंग्लिश से वंचित रह जाएंगे। ये सारा खेल इंग्लिश में वर्ब का है, बहुत ज़्यादा खेल है वर्ब का। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ वर्ब जानने से ही होगा, बट वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो हैज़, हैव और हैड, इन तीनों को आप पहचान लीजिए। इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो तीसरे फॉर्म में रहेगा। तो इसमें एरर आपको पहचानना है, जैसा कि यहाँ मैंने कुछ एरर आपको दिया है पहचानने के लिए। माई ब्रदर, मेरा भाई, हैज़ डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। मेरा भाई अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही एक्सीलेंट यानी श्रेष्ठ काम किया है, बेस्ट काम किया है। बच्चों, यहाँ पे हैज जो आया इसके बाद कभी भी डूइंग नहीं होगा। हैज़ के बाद V3 होता है और डूइंग क्या है? ये तो V4 है। इसलिए डू, डिड, डन। डन हर जगह हमारा V3 फॉर्म और डूइंग कभी भी गलत हो जाएगा बच्चों। इसी हिसाब से आप सारे में देख लीजिए। यहाँ पे हैव आया तो हैव के बाद हम क्या लगाएंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइट, रोट, क्या हो जाता है? रिटेन। और ये सही हो गया, तो रिटेन यहाँ पे होगा बच्चों। उसी प्रकार से मैं ऊपर में सब में सही कर दे रहा हूँ। आई हैड वेंट टू मार्केट बिफोर माई फादर केम। मेरे पापा के आने के पहले मैं मार्केट जा चुका था। यानी आई हैड के बाद यहाँ पे बच्चों गोन शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि गोन जो है ना वो गो का थर्ड फॉर्म है। दे हैव रिटेन मैनी एसेज ऑन दीज टॉपिक्स। वो लोग इन सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे एसेज लिख चुके हैं, यानी निबंध लिख चुके हैं। ये सारी इसकी हिंदी भी बनती है, थोड़े बहुत हिंदी भी समझते चलिए ताकि एक अच्छा वाला फील आए। वी हैव डिसाइड टू वर्क हार्ड। हमने ऐसा निश्चय किया है कि अब हम हार्ड वर्क करेंगे। बच्चों, यहाँ पे हैव आया और हैव के बाद V3 नहीं आया तो फिर रूल किस काम का? रूल तो यही कहता है ना कि आप हैज़, हैव, हैड के बाद V3 लगाइए। तो आप V3 लगाइए इसमें, और यहाँ डिसाइड नहीं बल्कि डिसाइडेड होगा बच्चों। इसलिए यहाँ पे डिसाइड को हटा करके डिसाइडेड वर्ब लगाइए और ये हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसी को ये लगता होगा कि सर डिसाइडेड तो V2 भी है। देखिए, हैज़, हैव, हैड जब भी आ जाएगा तो वही डिसाइडेड जो पहले V2 था अब वो V3 बन जाएगा। यही तो खूबसूरती है। आई डिसाइडेड, ये अकेले आया है बच्चों वर्ब, इसलिए यहाँ पे V2 कहलाएगा। लेकिन हमने कहा आई हैव डिसाइडेड। देखिए, स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं है, स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी ये V2 है और ये V3 है। क्यों? इसकी वजह से जब भी हैज़, हैज़, हैड जब भी आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लेगा, यानी वो थर्ड फॉर्म ही कहलाएगा। ये है V2 और ये V3। ये V3 किस वजह से हुआ? इसकी वजह से।
यहाँ पे हैज़ हैव हैड आएगा और आगे V2 ही बन जाएगा V3। कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म V2 से अलग होता है, वैसे कंडीशन में तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे राइट, रोट, रिटेन। तो रिटेन तो पता चल रहा है कि ये V3 है, बट डिसाइडेड कैसे पता चलेगा कि V3 है, वो हैज़ हैव हैड बताएगा, है ना। उसी प्रकार से ही हैज सा द ताजमहल ट्वाइस, उसने 2 बार ताजमहल देखा है बच्चों। यहाँ पे हैज़ के बाद V3 यानी कि सीन लगेगा। हैज़ के बाद V3 यानी क्या लगेगा, सीन लग जाएगा। सो ध्यान रखिएगा और उम्मीद करते हैं रूल नंबर 16 आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं रूल नंबर 17 में। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये है रूल नंबर 17 और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। When cardinal and ordinal numbers are used together, then ordinal number precedes the cardinal number। क्या हुआ इसका मतलब, समझते हैं। जब ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ आ जाए, ये ऑर्डिनल कार्डिनल क्या है जरा समझते हैं। देखिए ऑर्डिनल्स का मतलब जो क्रम बताए कि कैवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे आते जाएगा बच्चों। 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, है ना, ऐसे 17th, 18th, इस प्रकार से जितने भी क्रम बताने वाले शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डिनल्स। और जितने भी संख्या बताएंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे जितने भी नंबर्स हैं बच्चों, ये कहलाएंगे कार्डिनल्स। क्या कहलाएंगे, कार्डिनल्स। और ये कहलाएंगे ऑर्डिनल्स। यदि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं तो फिर मेरी बात को समझ में आपको आ जाएगा, जो मैं रूल नंबर 17 बताना चाहता हूँ। जब कार्डिनल और ऑर्डिनल एक साथ आ जाए, दोनों एक साथ, मतलब ठीक बगल में, एग्जैक्टली एकदम बिसाइड, ठीक बगल में, यदि ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर एक साथ आ जाए तो हम पहले किसको रखेंगे, ऑर्डिनल नंबर प्रीसीड्स द कार्डिनल नंबर, मतलब ठीक पहले आता है। प्रीसीड्स का मतलब पहले आना, प्रीसीड करना, किसी भी चीज़ के कोई पहले आता है तो उसको हम प्रीसीड बोलते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पे ऑर्डिनल और कार्डिनल आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे चर्चा करेंगे कि आखिर इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर क्या है एग्जाम्पल और इससे हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। तो एक इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों रूल नंबर 17 का कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेके आया हूँ। देखिए ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ आने पर पहले ऑर्डिनल को हम प्लेस करते हैं, फिर हम कार्डिनल को लगाते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स से इसे समझते हैं। द 4 फर्स्ट बॉयज़ विल बी गिवन द चांस, पहला 4 लड़कों को, यानी पहले 4 लड़कों को, जो पहले आया है 4, उसको चांस दिया जाएगा। जो फर्स्ट में जो, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी मान लो कि बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, उसमें से पहला 4 लड़का, यानी कि 1 यहीं से शुरू करते, पहला से और 4 आगे बढ़ेंगे। यानी कि यदि बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा देख लें, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो क्या आपको क्रम में अंतर आ रहा है, जो रूल है क्या उससे ये डिफ़र कर रहा है, बिल्कुल। ये है आपका ऑर्डिनल, ये है कार्डिनल। तो बच्चों पहले तो ऑर्डिनल आएगा ना, तो पहले हम फर्स्ट लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे और ये होगा हमारा सही ऑर्डर। तो ये है ऑर्डर। यदि हम कोई नंबर ले रहे हैं दो तरह का, कार्डिनल ऑर्डिनल, तो पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल लगाना होगा। द फर्स्ट 4 बॉयज़, पहला 4 लड़का, पहले से जो गिनिए, पहला से पहले यहाँ से गिनिए और 1, 2, 3, 4, पहला 4 लड़का को ही चांस दिया जाएगा। फर्स्ट 4 होगा, ना कि 4 फर्स्ट, जो कि फर्स्ट ऑर्डिनल है और 4 क्या है, कार्डिनल है। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में देखिए, द लास्ट 2 स्टूडेंट हैव नॉट सबमिटेड देयर ट्यूशन फीस, और यहाँ लिखा हुआ क्या है, द 2 लास्ट स्टूडेंट्स। बच्चों 2 लास्ट स्टूडेंट गलत है, ये वर्ड ऑर्डर सही नहीं है। इसके लिए
पहले आपको क्रम बताने वाला लास्ट, लास्ट भी तो क्रम ही बताता है, लास्ट है, नेक्स्ट है, ये सब क्रम बताता है बच्चों, अगला, है ना, सबसे अंतिम से, ये सब क्रम बताते हैं। तो पहले लास्ट हो गया क्रम बताने वाला ऑर्डिनल, फिर आएगा कार्डिनल, तो ये आ जाएगा ऐसे। उसी तरह से पहला, जैसे लास्ट 2 बच्चा अभी तक अपने ट्यूशन फी जमा नहीं किए हैं, उसी तरह से कहें फर्स्ट 2 चैप्टर्स, बच्चों ऐसा नहीं होता है, 2 फर्स्ट नहीं होता, फर्स्ट 2 होगा। पहला 2 चैप्टर्स, इस किताब का पहला 2 चैप्टर बड़ा ही सूचना से भरा हुआ है, बड़ा ही जानकारी से भरा हुआ है, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है। तो इसमें हमें देखना ये है कि पहले ये जो 2 है ये तो कार्डिनल में आएगा और ये ऑर्डिनल में, और ऑर्डर क्या कहता है, पहले ऑर्डिनल लगाओ फिर कार्डिनल, तो पहले ऑर्डिनल में कौन आएगा, फर्स्ट आएगा, ये हो गया ऑर्डिनल। इसे एडजेक्टिव भी कहते हैं, जो संख्या बताता है उसे हम न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं, और इसी कैटेगरी में ये आएंगे, है ना, फर्स्ट 2। बच्चों यहाँ पे 2 क्या हो गया, एक तरह से ये कार्डिनल हो गया, और फर्स्ट क्या हो गया आपका ऑर्डिनल। तो पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा, और तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। उम्मीद करते हैं ये 70 नंबर रूल आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट वाले रूल की ओर, चलते हैं रूल नंबर 18। तो बच्चों ये है रूल नंबर 18, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रूल है। ये जो हमने रूल उठाया है ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। वन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो नाउन आते हैं वो प्लुरल फॉर्म में रहते हैं, और वर्ब जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। बड़ा ही आपको अजीब लग रहा होगा कि ये नाउन प्लुरल तो वर्ब सिंगुलर क्यों? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये जो ऑफ है ना, ऑफ, जितने भी ऑफ दिख रहे हैं ये सब प्रीपोजिशन है, और आपने पिछली वीडियो में देखा था कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन किस फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, असली सब्जेक्ट है ये सब, वन, ईच, नाइदर, नन, आइदर, एनीवन, एवरीवन, ये सारे प्रोनाउंस हैं बच्चों, और ये सिंगुलर प्रोनाउन होने की वजह से यही है रियल सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होते हैं। वन मीन्स तो आपको पता है एक, ईच मीन्स होता है प्रत्येक, इन सब का मीनिंग जान लीजिए। नाइदर मीन्स होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, कोई नहीं, दो है लेकिन उसमें से कोई नहीं का बोध होगा। नन मीन्स होता है दो से अधिक में से कोई नहीं। इसका मीनिंग लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि कई बार हमें मीनिंग समझ में नहीं आता है तो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है, इसलिए प्लीज़ मीनिंग लिख लीजिए। आइदर मीन्स होता है दो में से कोई एक का बोध कराता है, दो में से कोई एक। एनीवन का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई एक, दो से अधिक में से कोई एक। और एवरीवन का मतलब हो गया वही प्रत्येक। तो बच्चों सबका मैंने मीनिंग भी बता दिया, तो ध्यान रखिएगा। वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर, वन ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो नाउन्स होते हैं वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहते हैं। बच्चों यहाँ पे प्रोनाउन भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन भी आएगा, लेकिन किस फॉर्म में वो आएगा, प्लुरल फॉर्म में और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। ये भी ध्यान रखना है, प्लुरल फॉर्म में आएगा लेकिन ऑब्जेक्ट, जैसे वी नहीं आएगा, अस आएगा। जैसे ही तो आएगा नहीं प्लुरल में, दे नहीं आएगा, देम आएगा, है ना, यू आएगा, क्योंकि यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम होता है बच्चों। तो असली सब्जेक्ट इसमें ये सब है, वन, ईच, नाइदर, नन, आइदर, एनीवन, एवरीवन, ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, इसलिए यहाँ वर्ब सिंगुलर लग रहा है, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाले नाउन है वो तो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आप वर्ब लगाएंगे नहीं,
यही इसका डीप बात है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों, हम सब देखते हैं रूल नंबर 18 का कुछ एग्जाम्पल्स। ये मैं एग्जाम्पल्स लेकर के आ गया हूँ और आप देख सकते हैं एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल दिए हमने, 1 2 3 4 5, और उम्मीद करते हैं इतने एग्जाम्पल्स आपके लिए काफ़ी भी होंगे। वन ऑफ माई ब्रदर और ब्रदर्स लीव और लीव्स इन अमेरिका। यहाँ हमने ओब्लिक दिया बच्चों, तो इसमें आपको चुनना होगा कि यहाँ पे क्या होगा, और यहाँ भी आपको चुनना होगा कि इसमें से क्या होगा। मेरे भाइयों में से एक भाई अमेरिका में रहता है, मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे बहुत सारे हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, एक से तो ज़्यादा ही हैं, और उन भाइयों में से एक भाई मेरा अमेरिका में रहता है। तो आप देखो रूल क्या कहता है, वन ऑफ के बाद जो नाउन्स आएंगे वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहेंगे। मैंने रूल लिखवाया है, तो प्लुरल तो ब्रदर्स हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना। और हर देखो वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, लेकिन वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। और याद रखना वर्ब का 5वां फॉर्म सिंगुलर होता है और पहला फॉर्म प्लुरल होता है, इसलिए हमें वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए बच्चों। वर्ब हमें कैसा चाहिए, सिंगुलर, वी प्लुरल, वर्ब प्लुरल और ये वर्ब सिंगुलर। तो हमें लीव्स को सेलेक्ट करना होगा और लीव गलत हो जाएगा। कैसे कि ओरिजिनल सब्जेक्ट हमारा वन है, भाई तो कई सारे हैं, लेकिन अमेरिका में रहते तो एक ही है ना। इसका मीनिंग तो है ना कि भाइयों में से एक भाई अमेरिका में रहता है, तो असली सब्जेक्ट तो वन है, वन मीन्स सिंगुलर। ऑफ के बाद तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ऑफ तो प्रीपोजिशन, इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब तो आपको वन के अकॉर्डिंग लगाना, तो वन तो सिंगुलर है इसलिए लिव्स लगेगा। आइदर ऑफ द सिस्टर और सिस्टर्स, मतलब देखो आइदर मीन्स जब हम दो नहीं भी कह रहे हैं तो उसमें निहित अर्थ उसका है दो में से कोई एक। बहन कितने, 2, और उनमें से एक सुंदर है। 2 बहनों में से कितने सुंदर हैं, 1। तो देखो यहाँ आइदर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो हमेशा प्लुरल होगा, तो सिस्टर नहीं सिस्टर्स होगा, सिस्टर गलत हो जाएगा। लेकिन वर्ब जो होगा ना वो आइदर के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन में बार बार कह रहा हूँ, एक ही बात को बार बार कहने से आप भी बोर हो जाएंगे, बोरिंग हो जाएगा आपका, लगेगा कि सर तो बोरिंग कर रहे एकदम से, बोर महसूस होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बट सुन सुन के याद करिए आप लोग। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। असली सब्जेक्ट ईदर यानी आइदर है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा, यानी कि 2 में से कोई एक, सिंगुलर। नीदर यानी नाइदर, ये सब कई सारे लोग नीदर भी पढ़ते हैं, तो मैंने पढ़ दिया ऐसे, नाइदर पढ़िए हम लोग, है ना। 2 लड़कों में से, 2 कहाँ लिखा हुआ है, तो नाइदर का मतलब ही होता है 2 में से कोई नहीं, तो 2 लड़कों में से कोई भी आंसर नहीं जानता। नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लुरल यानी बॉयज़ हो जाएगा, और बॉय गलत हो जाएगा। लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा बच्चों, क्योंकि असली सब्जेक्ट तो नीदर यानी नाइदर है, जो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब नोज लगेगा, यानी एस लगने पर ही जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, वो सिंगुलर बनता है। एनी वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई एक लड़की क्लास से एब्सेंट थी। देखो कई सारी लड़कियां हैं, एनी वन का मतलब 2 से अधिक में से कोई एक, यानी 10 20 50 में से कोई एक लड़की एब्सेंट थी। एनी वन ऑफ के बाद नाउन प्लुरल जो कि है, और वर्ब हो जाएगा सिंगुलर यानी कि ये। आप बार बार भ्रमित ना हो, असली सब्जेक्ट एनी वन है जो कई में से यानी 2 से अधिक में से एक का बोध कराता है बच्चों। तो एनी वन इज द रियल सब्जेक्ट हियर, यहाँ पे एनी वन रियल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वाज लगेगा। उसी तरह से कहें ईच ऑफ अस या वी, अब देखो ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बच्चों, और प्लुरल भी होता है। तो जाहिर सी बात है वी और अस दोनों तो प्लुरल ही है, बट किसको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट को। अस ऑब्जेक्ट है और वी गलत हो जाएगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी एक एरर है यहाँ पे। ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन तो प्लुरल हो गया, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, यानी फिर से वांट्स होगा, और ये हो जाएगा हमारा सही। तो एक और सेंटेंस देता हूँ मैं आपको, है ना। जैसे हम कहें कि ईच ऑफ द चाइल्ड हैज़ या हैव
ईच ऑफ द चाइल्ड हैज़ और हैव ईटेन चॉकलेट्स। प्रत्येक बच्चा चॉकलेट्स खा चुका है। अब बताइए यहाँ पे ईच ऑफ के बाद नाउन कैसा आना चाहिए? प्लुरल। आपको चाइल्ड प्लुरल थोड़ी ना, इसका प्लुरल क्या होगा? चिल्ड्रेन। अब ध्यान से ये देखना है कि जब यहाँ चिल्ड्रेन हो गया तो यहाँ पे हैज़ और हैव में से कोई चुनना है। तो ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लुरल होता है, लेकिन वर्ब जो आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर। इसलिए यहाँ हैज़ जो है वो सही हो जाएगा। हैव तो प्लुरल है बच्चों, तो ईच ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लुरल आएगा। जो है भी चिल्ड्रेन प्लुरल कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। लेकिन जो वर्ब आएगा वो किस फॉर्म में होगा? सिंगुलर। यानी कि हैज़ हैव में से सिंगुलर हैज़ है, प्लुरल हैव है, तो हम हैज़ को सिलेक्ट करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम रूल नंबर 19 में चलते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों ये है रूल नंबर 19 और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है। मैं जितने भी रूल्स अभी बता रहा हूँ सभी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अब सागर से गागर लाना है गागर को, कि हम पूरे सागर को गागर में समेटें, तब तो वो इम्पॉर्टेंट ही होगा ना, इसलिए बता रहा हूँ। सारे रूल इम्पॉर्टेंट है। एक होता है लैटिन कॉम्परेटिव्स और एक होता है इंग्लिश कॉम्परेटिव्स। दोनों में फ़र्क क्या है वो समझाता हूँ। लैटिन कॉम्परेटिव्स के अंत में OR लगा रहेगा, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इंफीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टेरियर। सीनियर का मतलब होता है वो हमसे सीनियर है, यानी ज़्यादा ऊंचा पोस्ट पे है या ज़्यादा हमसे बड़ा है, श्रेष्ठ है। जूनियर हमसे वो नीचे है, कम पोस्ट पे है, हमसे वो जूनियर है, मतलब उम्र में या किसी काम में वो हमसे जूनियर है ना। तो इस तरह से ये इनकी संख्या 7 होती है। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बच्चों ये 7 ऐसे कॉम्परेटिव डिग्री हैं जिसमें OR लगा रहता है। हाँ, अब ये कम्प्लीटली कॉम्परेटिव ही होते हैं। अभी इसका आप कहोगे कि पॉजिटिव क्या होता है, इसका सुपरलेटिव क्या होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ कॉम्परेटिव ही होते हैं। ये 7 हैं, इनकी संख्या याद कर लीजिएगा। सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इन्फेरियर, प्रायर, इंटीरियर और पोस्टेरियर। और ये है इंग्लिश कॉम्परेटिव या कह सकते हैं ब्रिटिश कॉम्परेटिव, है ना। इसमें ER या मोर लगा रहता है। दोनों में अंतर क्या है? लैटिन कॉम्परेटिव अपने बाद प्रीपोजिशन टू लेते हैं, और टू यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन। लेकिन इंग्लिश कॉम्परेटिव अपने बाद कंजंक्शन देन लेते हैं। दोनों में बड़ा ही फ़र्क है, इसको समझने की ज़रूरत है। देन क्या है? कंजंक्शन, और टू क्या है? प्रपोजिशन। अब मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे ये बात क्यों बताना ज़रूरत है? तो बताना ज़रूरी है, अभी थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा आपको। देखिए लैटिन कॉम्परेटिव अपने बाद टू लेते हैं और इंग्लिश कॉम्परेटिव अपने बाद देन लेते हैं। दोनों की अपनी अपनी एक पहचान है। OR लग जाता है तो ये लैटिन कॉम्परेटिव, और इनकी संख्या लिमिटेड है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है ना। इनकी संख्या 7 है और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे ER लग गया, यहाँ पे ER लग गया, यहाँ पे मोर लग गया, तो यानी ये कौन सा कॉम्परेटिव है? इंग्लिश कॉम्परेटिव। और इंग्लिश कॉम्परेटिव कहता है कि हमारे बाद आप देन लगाइए, यानी यहाँ देन, टू गलत, देन, टू गलत, देन सही। फिर आप कहोगे कि सर यहाँ आई क्यों लगाएं, मी लगना चाहिए। नहीं बच्चों, ही और आई, ध्यान से देखिए, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट्स की जब तुलना हो रही है तो दोनों में ही हम सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस ही लगाएंगे, है ना। यानी यहाँ भी ये सब्जेक्ट, यहाँ भी ये सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स के बीच तुलना हो रही है, इसलिए सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस ही लगाएंगे। यहाँ पे हिम लगाने से सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो भी एक एरर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। इसलिए कहते हैं ग्रामर समझना बहुत ज़रूरी, एक एक बारीक पे वहाँ बात हो जाती है। सी इज़ मोर इंटेलिजेंट देन यू, और यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और ही भी यहाँ सब्जेक्टिव केस, सॉरी सी भी सब्जेक्टिव केस, सी भी है सब्जेक्टिव केस और यू भी है सब्जेक्टिव केस। और यहाँ मोर इंटेलिजेंट कौन सा कॉम्परेटिव हो गया? इंग्लिश कॉम्परेटिव, इसलिए इसके बाद क्या लगेगा? देन लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए,
ये सब कौन से कॉम्परेटिव है? सब लैटिन कॉम्परेटिव्स हैं बच्चों, ये जितने भी है ओ आर लगा हुआ है, इसलिए इसके बाद कभी भी देन नहीं लगाएंगे। इसके बाद टू लगेगा और टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए यहाँ आई भी नहीं लगेगा, यहाँ मी ही लगेगा। ही इज सीनियर टू मी, यू आर जूनियर टू हिम, दिस इवेंट इज प्रायर टू दैट, दिस बुक इज इन्फीरियर टू दैट। ये किताब उस किताब से घटिया है, ये वाला घटना उस घटने से पहले का घटना है, उस घटना से ये घटना पहले का है, और तुम जूनियर हो उससे और वो सीनियर है, तुम जूनियर हो उससे और वो सीनियर है मुझसे। तो इस प्रकार से ये हुआ लैटिन कॉम्परेटिव। अपने बाद टू लेते हैं, इसलिए हमने टू 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 सब सही हो गया। यहाँ देखिए टू, यहाँ भी सही है टू, यहाँ भी सही है टू, और यहाँ भी सही है टू। तो लैटिन कॉम्परेटिव टू लेते हैं और इंग्लिश कॉम्परेटिव अपने बाद देन लेते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ रही है। तो हम लेकर आते हैं लास्ट आज का रूल, जो कि होगा रूल नंबर 20। टेक अ स्क्रीनशॉट। बच्चों ये है रूल नंबर 20, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल। बी का मतलब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी भी उसमें आते हैं बच्चों, है ना। तो बीन भी आता है, बीइंग भी आता है, बहुत सारे वर्ब है इसमें, 8 तरह के होते हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें से कोई भी एक को हम बी वर्ब कहते हैं। बी का मतलब सिर्फ बी अकेले नहीं होता बच्चों, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये सब बी वर्ब कहलाते हैं। तो रूल कहता है कि बी वर्ब के बाद जो आएगा वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे इट इज़ मी, नहीं बच्चों ये बी वर्ब हो गया। इज कौन सा वर्ब हो गया? बी वर्ब। तो कभी भी मी नहीं, यहाँ आई होगा। मैं ही तो हूँ जिसे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है, यानी मुझे ही तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। इट इज़, मैं ही तो हूँ। इट इज़ आई, मैं ही तो हूँ जिसे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है, यानी किसे हेल्प की ज़रूरत है? तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत मुझे है ना, मैं ही तो हूँ जिसको तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है। इट वॉज हिम, हिम गलत है बच्चों, ये वाज तो बी का ही फॉर्म है, यानी कि बी ही वर्ब इसको कहते हैं, इसलिए हाँ हिम नहीं ही होगा। तो इट वॉज ही, वही तो था जो तुमको कल मारा था, वही था, वही मार रहा था तुमको, तो ही होगा यहाँ पे, हिम नहीं, क्या होगा? ही। सो ध्यान रखिएगा। इट इज़ अस, हम ही लोग तो हैं जो तुम्हें कल हेल्प करेंगे, हु विल हेल्प यू टुमारो। तो यहाँ अस नहीं, यहाँ पे क्या होगा? वी होगा। इट इज़ हर, वही तो है, हु फॉट द इलेक्शन अगेंस्ट राहुल गांधी, जो राहुल गांधी के अगेंस्ट में, विरोध में, जो राहुल गांधी के विरोध में, यानी राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी। कौन? वही तो लड़ी थी। ईज आ गया, वाज आ गया, ये सब क्या है? ये सब बी वर्ब के ही रूप हैं, यानी बी वर्ब ही हैं, इसलिए यहाँ पे नॉमिनेटिव केस सी लगेगा, यानी सब्जेक्टिव केस लगेगा। यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट है और हर का जो सब्जेक्ट होगा वो सी होगा, अस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वी, यानी सब्जेक्टिव केस लगाते हैं या नॉमिनेटिव केस, दोनों एक ही बात है बच्चों, दोनों में अंतर नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। तो नॉमिनेटिव केस कहें या सब्जेक्टिव, दोनों सेम बात है। वाज आ गया बी वर्ब, तो यहाँ हिम नहीं ही होगा, और ईज आ गया बी वर्ब, तो इसको में मी नहीं आई लगेगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे जो क्या है, पहले से था मी, तो मी क्या हो गया? मी हो गया आपका गलत, मी क्या हो गया? गलत, आई होगा। मैं ही तो हूँ जिसे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है, वही तो था जो तुम्हें कल पीटा था। हम ही लोग तो हैं जो तुम्हें कल हेल्प करेंगे, वही तो है जो राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी, वही तो है जो राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी थी। तो जितने भी यहाँ पे ये जो बी वर्ब हैं बच्चों, ये सब क्या वर्ब है? बी वर्ब। बी वर्ब के बाद क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा, या इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस ही आता है, ध्यान रखेंगे। बी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस ही आता है, इसलिए मी की जगह पे आई होगा क्योंकि आई सब्जेक्ट है, और हिम की जगह ही होगा, अस की जगह वी होगा, और हर की जगह सी होगा, क्योंकि इधर पहले क्या आया है? बी वर्ब, और बी वर्ब के बाद इस सबको बी वर्ब बोलते हैं। ईज, वाज, ये सब क्या है? बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद आता है सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस।
तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और यदि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।